हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। तो सबसे पहले सोलेनॉइड क्या होता है या फिर किस तरह दिखता है ये हम लोग समझ लेते हैं। सोलेनॉइड इज सिंपली अ कॉइल विच हैज़ लेंथ and used to produce the uniform magnetic field of long range. It consists of a conducting wire which is tightly wound over the cylindrical frame in the form of helix. All adjacent turns are electrically insulated to each other. जैसे आप लोग यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हो कि this is simply the solenoid, कि एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है और उस इंसुलेटिंग मटेरियल पे ये जो कॉइल होती है इट इज़ ऊन इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। हेलिक्स मतलब ये इस टाइप से, एंड ईच टर्न ऑफ कॉइल इज इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड, अदरवाइज वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस होते हैं या फिर रिक्वायर्ड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें यहाँ पे नहीं मिलेगी। नाउ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सुपरपोज ऑफ फील्ड ड्यू टू large number of the identical circular turns having their center on the axis of the solenoid। तो इसका मीनिंग हम लोग यहाँ पे पहले समझ लेते हैं कि क्या मुझे बताना है। जैसे देखो, अगर हम लोग एक सिंगल अगर कॉइल कंसिडर करते हैं एंड इफ़ वी टेक द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो जो ये करंट है इस टाइप से फ्लो हो रहा है, यू कैन यूज़ योर राइट हैंड टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड। सो क्योंकि करंट यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा है, वी टेक आवर कर्व फिंगर्स एज अ डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब एज अ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो प्लेस यूर कर्व फिंगर टूवर्ड्स यू, मतलब आपके तरफ आपको कर्व फिंगर को रोटेट करना है, टर्न करना है ऐसे। सो यू कैन गेट योर थंब डायरेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी वो ऐसे रहेगी एट द सेंटर। और जैसे मैं पता कि अगर सिंगल कॉइल अगर है तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये ऐसे मूव होगी लाइक दिस। सिमिलरली इफ वी टेक अनदर कॉइल और करंट की डायरेक्शन अगर हम लोग सेम अगर लेते हैं तो यहाँ पे भी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड एक एंड से निकल कर ऐसे जाएगी और दूसरे एंड से निकल कर ऐसे जाएगी, जस्ट लाइक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन द मैग्नेट। अब देखो यहाँ पे ये जो सोलेनॉइड होता है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द कॉइल्स। तो अगर मैं यहाँ पे सोलेनॉइड को कॉइल्स की तरह अगर दिखा रहा हूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये पहली कॉइल, ये रहेगी दूसरी कॉइल, ये तीसरी कॉइल, चौथी कॉइल, इस तरह से। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कॉइल के सेंटर से बाहर आकर टर्न होती है, बट एट द सेंटर इट रिमेन्स एज अ स्ट्रेट लाइन। फिर से एक बार रिपीट कर दूं, मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के बाहर आके टर्न होती है, लेकिन सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक स्ट्रेट लाइन जैसी होती है। सिमिलरली इफ आई प्लेस सेकंड कॉइल, इट इज़ अ फर्स्ट कॉइल, इट इज़ सेकंड कॉइल, वेरी क्लोज टू द फर्स्ट कॉइल, दिस मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट हैव स्पेस टू टर्न और टू रोटेट, सो इट विल कंटिन्यू इट्स पाथ अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे और एक चीज़, ये जो कॉइल्स है ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए दूर प्लेस की है। इट इज़ वेरी क्लोज टू ईच अदर सो दैट द स्पेस विल नॉट बी अवेलेबल फॉर मैग्नेटिक फील्ड टू टर्न। फिर से अगर मैं इस सेकंड कॉइल के पास थर्ड कॉइल अगर लेके आ जाता हूँ तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड के पास स्पेस नहीं रहेगी और ये कंटिन्यू होगी अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन। फिर से फोर्थ कॉइल में भी ऐसे होगा और फिफ्थ कॉइल में भी क्या होगा, सेम होगा। सो वी कैन हैव द मैग्नेटिक फील्ड along this axis in the form of a straight line। और उसके बाद क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकल के ऐसे टर्न हो जाएगी, सिमिलरली यहाँ से निकल के ऐसे टर्न हो जाएगी। लेकिन इस सोलेनॉइड के अंदर या फिर इस along this axis मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रेट लाइन होती है। ये इस सेकंड पैराग्राफ का मीनिंग था। नाउ यहाँ पे हम लोग कुछ डिस्क्रिप्शन और कंस्ट्रक्शन देखने वाले हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बोर्ड में भी है, तो इसको हम लोग पूरा डिटेल में अलॉन्ग विथ थ्योरी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एंट्रेंस के लिए आपको सिर्फ इसके फॉर्मूला और कुछ कंसेप्ट ज़रूरी होते हैं। सो वी सिंपली कंसिडर अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड एज शोन इन फिगर, लेट n बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये यहाँ पे पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। स्मॉल n इज अ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। व्हेन करंट I is sent through it, magnetic field is produced
In order to determine the magnetic induction at a point well inside the solenoid, consider a rectangular path ABCD as shown. Let AB equals to L be the length of the rectangular path and number of the turn enclosed by rectangle ABCD is N into L. Since the current I flows through the rectangular path NL times the total current flowing through the rectangular path is NLI. तो इसका मीनिंग हम लोग समझ लेते हैं कि क्या एग्जैक्ट मुझे बताना है यहाँ पे। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये एक सॉलिनॉइड है जहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स आपको गिवन है और करंट जो है कुछ इस तरह से फ्लो हो रहा है। ये करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में और इसकी वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड है और इस कॉइल के अंदर अगर देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रेट लाइन है और कॉइल के बाहर जैसे आएगा इट विल टर्न इन दिस वे, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था। तो जैसे हमने अभी नेक्स्ट पैराग्राफ जो देखा उसका मीनिंग यहाँ पे कि एक सॉलिनॉइड हमको यहाँ पे कंसिडर करना है जहाँ पे हम लोग एक इमेजिनरी एम्पियर लूप ड्रॉ करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। ए बी इज अ लाइन विच हैव लेंथ कैपिटल एल, इसकी लेंथ कैपिटल एल है और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स जैसे हमने पढ़ा था कि स्मॉल एन इज अ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यूनिट लेंथ में अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स अगर आते हैं तो टोटल टर्न्स कितने रहेंगे एन इंटू एल। फिर से एक बार देखो, इट इज़ व्हाट नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ में आने वाले टर्न्स इनटू टोटल लेंथ कितना है एल। सो दिस इज व्हाट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस अलोंग दिस ए बी लेंथ। अब हर टर्न में से करंट कितना पास हो रहा है आई। तो अब अगर यहाँ पे एक टर्न में से करंट आई इतना पास हो रहा है तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं एन इंटू एल, मतलब टोटल करंट कितना रहेगा, टोटल करंट विल बी एन एल इंटू आई। तो ये इसका मीनिंग था। देन राइट, सो टोटल करंट यहाँ से इतना पास हो रहा है। नाउ जैसे हमने कहा था कि दिस इज द here we have to find the magnetic field due to solenoid, which is again one of the application of Ampere law. So we use here Ampere law, that is integration of B into dl is equals to mu naught times total current enclosed. ये बहुत ज़रूरी है, total current enclosed, यहाँ पे n is the number of turns per unit length into total length, मतलब हो जाएगा total number of turns। एक टर्न में से आई इतना अगर करंट जा रहा है तो टोटल टर्न में से कितना करंट जाएगा, टोटल टर्न इनटू करंट इन द वन टर्न। So this is the total current enclosed, equation number 1. Now we simply divide these loop in 4 parts. पहला पार्ट हम लोग लेंगे A to B, दूसरा B to C, then C to D and D to A. तो यहाँ पे हम लोग इस जो इंटीग्रेशन उसको 4 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे चारों पार्ट में जो करंट की वैल्यू है या फिर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो अलग रहेगी। तो एक एक हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले द डायरेक्शन ऑफ बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ए डी, और परपेंडिकुलर अगर है तो इसका मतलब बी और डी एल के बीच में जो एंगल रहेगा 90, और डॉट प्रोडक्ट की वजह से यहाँ पे कॉस आएगा और कॉस 90 हमें पता है 0 होता है, और इसलिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे पहले तो हमें ये चेक करना है कि हाउ इट इज़ 90 डिग्री और परपेंडिकुलर। सो एज वी नो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलॉन्ग दिस एक्सिस टूवर्ड्स राइट साइड। तो जब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगी, ये जो बी डी है इट इज़ वेरी क्लोज टू दिस एक्सिस सरफेस। ये सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे दूर दिखाते हैं, बट एक्चुअली इट इज़ वेरी क्लोज टू दिस वन, जस्ट कि इट इज़ टचिंग दिस आउटर सरफेस। ये जो आउटर सरफेस है इसको टच किया है इस बी सी ने, और जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से आती है, हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर ये स्ट्रेट लाइन होती है, और अगर ये स्ट्रेट लाइन अगर है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे और ये जस्ट बी सी इसको टच है, तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ की जो बीच में जो एंगल बनेगा वो डेफिनेटली 90 डिग्री रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ये बहुत क्लोज है, यहाँ पे जस्ट टचिंग द सरफेस, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इस पॉइंट पे एग्जैक्टली पॉइंट ए पर परपेंडिकुलर है, और इसलिए यहाँ पे भी परपेंडिकुलर मतलब एंगल 90 डिग्री और कॉस 90 होता है 0, और इसलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। नाउ नियर द सोलेनॉइड
axis, the magnetic flux lines are crowded together to give large number of field which are directed along the axis. Outside the solenoid, magnetic field lines widely spaced, hence there is weak field, practically zero. मतलब क्या कि सॉलिनॉइड के अंदर जो है ये नंबर ऑफ लाइंस क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है. यहाँ से भी आ रहे हैं, यहाँ से भी आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस इनसाइड द सॉलिनॉइड इज़ वेरी लार्ज. बट जैसे हम लोग सॉलिनॉइड के बाहर निकलते हैं, ये जो फील्ड है ये वीक होते जाती है. जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्पेसिंग बढ़ती जा रही है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बहुत वीक होता है. प्रैक्टिकली इसकी जो वैल्यू होती है वो नियर अबाउट ज़ीरो होती है. और इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड है अलॉन्ग या फिर मैग्नेटिक फील्ड फॉर दिस सी डी इज़ ज़ीरो, क्योंकि ये जो सी डी पाथ है ये प्रैक्टिकली थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस होता है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे भी ज़ीरो रहेगी. तो अभी अगर हम लोग देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड फॉर बी सी, फॉर ए डी और सी डी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई. मतलब मैग्नेटिक फील्ड अब कहाँ पे प्रेजेंट है, सिंपली अलॉन्ग ए बी. तो पहले हम लोग ये सॉल्व कर लेते हैं. सो वी कैन रिप्लेस दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन कि 4 पार्ट में जो डिवाइड किया था उसमें से 3 पार्ट में मतलब बी सी, सी डी और ए डी के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है और मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ बचेगी फॉर पार्ट ए बी. सो बी डॉट डी एल को हम लोग लिख सकते हैं बी एल कॉस थीटा बिकॉज इट वॉज अ डॉट प्रोडक्ट. और यहाँ पे अगर देखते हो तो वी आर ट्रेसिंग दिस लूप अलॉन्ग दिस पाथ ए बी एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज दिस वन. मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है, ज़ीरो है और हमें पता है कि कॉस ज़ीरो कितना होता है, 1. और इसलिए यहाँ पे कॉस की वैल्यू हमने 1 रख दी और या फिर नहीं लिखे तो भी चलेगा. सो इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डी एल. नाउ बी इज कॉन्स्टेंट अलॉन्ग द एक्सिस, मैक्सिमम वैल्यू होती है और अलॉन्ग द एक्सिस बी कांस्टेंट रहेगा, जिसको मैंने इंटीग्रेशन के बाहर लिख दिया है. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ डी एल मतलब क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज नथिंग बट द लेंथ ए बी दैट इज अ मैक्सिमम लेंथ. तो यहाँ पे हम लोग एल की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे जैसे हमने यहाँ पे लिखा है. नाउ फ्रॉम 1 and 2, जैसे हमें पता है कि इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल बी बार डॉट डी एल बार ये था म्यू नॉट एन एल आई. और अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारा आंसर आया है बी इंटू एल. तो वी सिंपली जस्ट इक्वेट फ्रॉम 1 and 2 म्यू नॉट एन एल आई इक्वल्स टू बी एल. तो इस केस में ये जो लेंथ है इट गेट कैंसल, तो हमें मिलेगा b की वैल्यू दैट इज म्यू नॉट एन आई. So this is the simple formula. This is simple formula of magnetic field due to solenoid. Remember here this n is equals to number of turns per unit length, क्योंकि यहाँ पे लेंथ ऑफ सोलिनॉइड कैपिटल L है और नंबर ऑफ टर्न्स टोटल टर्न्स है L. सो दिस नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू L. तो ये वैल्यू हमको यहाँ पे मिल जाएगी. नाउ दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट वेल इनसाइड द सोलिनॉइड अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द सोलिनॉइड. तो ये एक सिंपल सा हमें इक्वेशन यहाँ पे मिल चुका है. नाउ कुछ स्पेशल केसेस हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे. यहाँ तक का जो पार्ट था ये बोर्ड के लिए भी था और ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे जो सर्कल किया ये एंट्रेंस के लिए यूज़ होगा. आगे का जो पार्ट है स्पेशल केसेस ये सिर्फ एंट्रेंस के लिए है. सो स्पेशल केसेस फाइनाइट लेंथ सोलिनॉइड. अगर सोलिनॉइड की जो लेंथ है वो अगर फाइनाइट होती है, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है म्यू नॉट एन आई वाला वो एक लॉन्ग सोलिनॉइड के लिए या फिर इनफाइनाइट लेंथ सोलिनॉइड के लिए, तो उसमें हम लोग स्पेशल केस पहली पढ़ रहे हैं फाइनाइट लेंथ. इट्स लेंथ एंड डायमीटर आर कंपेरेबल, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा लेंथ और डायमीटर में. बाय कंसेप्ट ऑफ बायोट-सेवर्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द पॉइंट इज. तो बायोट-सेवर्स लॉ से हमें ये वैल्यू मिलेगी म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 ब्रैकेट में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2. तो जैसे साइन थीटा 1 यहाँ पे अगर आप लोग देख सकते हो तो ये वैल्यू रहेगी थीटा 1 की और ये वैल्यू रहेगी थीटा 2 की विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट. तो इस केस में ये वैल्यू आपको याद रखनी है डायरेक्टली कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड ऑफ फाइनाइट लेंथ इज गिवन बाय बायोट-सेवर्स लॉ.
सेकंड, इनफाइनाइट लेंथ के लिए हम लोग देख रहे हैं इट्स लेंथ इज़ वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू इट डायमीटर, क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ का है तो डायमीटर के कंपैरिजन में लेंथ बहुत ज़्यादा होगी, दैट इज एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इस केस में इन्फिनिटी के केस में दो केसेस आएंगे। तो पहली केस है मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट विच इज वेल इनसाइड द सोलेनॉइड, कि अगर ये इनफाइनाइट लेंथ वाला सोलेनॉइड है मतलब यहाँ पे ये इन्फिनिटी तक बढ़ेगा, सिमिलरली यहाँ पे भी ये इन्फिनिटी तक इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो कितनी रहेगी ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो वी हैव दिस फार्मूला बाय बायोट-सेवर्ट्स लॉ, क्योंकि लेंथ इनफाइनाइट है तो जैसे हम लोगों को पता है कि अगर ये लाइन में अगर ड्रॉ करता हूँ इस तरह से एंड इफ आई टू फाइंड द एंगल, तो ये एंगल डेफिनेटली कम है, ये बढ़ गया, ये एंगल और बढ़ गया, ये एंगल और बढ़ गया, तो जैसे जैसे मैं इन्फिनिटी तक जा रहा हूँ ये एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा, और इसलिए दोनों जो एंगल्स है वो 90 डिग्री यहाँ पे लिखेंगे। सो 90 और 90 कैंसल, सॉरी साइन 90 इज़ 1, 1 + 1 2, 2 गेट कैंसल, तो ये मिलेगा ये वैल्यू। तो यही सेम फार्मूला हमने डिराइव किया था बाय यूजिंग एम्पियर रूल। सो दिस इज द फार्मूला फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर विच इज वेल इन द पॉइंट विच इज वेल इनसाइड द सिलेंडर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट अगर यहाँ पे देखते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ द लॉन्ग सोलेनॉइड, एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड है, उसके एंड में हमको ये पॉइंट फाइंड करना है। तो वी कंसिडर दिस पॉइंट एट ई, यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर लेंगे पॉइंट पी, और मुझे यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो अगेन वी यूज़ दिस फार्मूला। तो जैसे हमें पता है कि अगर ये दो लाइन्स होते हैं और मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो जैसे जैसे हम लोग इन्फिनिटी की तरफ बढ़ते हैं ये एंगल 90 डिग्री होते जाता है, बट अगर मैं इस एंड में अगर आता हूँ, जैसे यहाँ से अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो मुझे इतना एंगल मिलेगा, यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ तो एंगल देखो रिड्यूस हो चुका है, यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ तो एंगल रिड्यूस हो जाएगा, और इस एंड से अगर ड्रॉ कर दे तो एंगल विल बी 0। मतलब इस पॉइंट पर एक एंगल रहेगा 0 और एक एंगल रहेगा 90। ये इस टाइप के पी कंसेप्ट हमने प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़े थे। तो साइन 0, साइन 90 एंड एज वी नो साइन 0 इज 0, साइन 90 इज 1, सो वी हैव दिस फार्मूला। मतलब इनफाइनाइट लॉन्ग अगर सोलेनॉइड अगर होता है तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जितनी होगी एंड पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उसकी हाफ हो जाएगी। तो दैट इज अगेन द कंसेप्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड जितनी है उसके कंपैरिजन में एंड पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। नाउ इसी कंसेप्ट को कंसिडर करके हम लोग एक ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स वेरिएशन विद द डिस्टेंस अलोंग द एक्सिस ऑफ वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड शोन इन फिगर। अब यहाँ पे वेरी लॉन्ग का मतलब फिर से इनफाइनाइट। तो जैसे आप लोग देख रहे हो कि वेल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम विच इज कांस्टेंट थ्रू आउट, क्योंकि हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर स्ट्रेट लाइन में होती है और वो कांस्टेंट होता है, तो इनसाइड इज कांस्टेंट, और जैसे मैग्नेटिक एंड आ जाएगा एंड पर ये मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाएगी, और यहाँ पे ये देख सकते हैं कि एट द एंड दिस वैल्यू इज डिक्रीजिंग टू द हाफ वैल्यू, इस तरह से। सो ये ग्राफ यहाँ पे इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जैसे एंड आएगा डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और एंड पर ये वैल्यू हाफ हो जाती है, दैट इज μ0 Ni/2। ना कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पे, सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं। तो पहला न्यूमेरिकल लेते हैं, द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज 0.1 मीटर एंड इट्स डायमीटर इज वेरी स्मॉल। A wire is wound over it in 2 layers. The number of turns in the layer is 50 and that of the outer layer is 40। मतलब इनर लेयर जो है उसमें जो लेंथ है सॉरी नंबर ऑफ टर्न जो है वो 50 है, और आउटर लेयर जो है उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो 40 है। द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग इन 2 लेयर इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे जो करंट है उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। ये पॉइंट यहाँ पे बहुत ज़रूरी है क्योंकि कैलकुलेशन के लिए इसका ही यूज़ होने वाला है। द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग इन इन 2 लेयर इज इन अपोजिट डायरेक्शन is 3 ampere, then find the magnetic induction at the middle of the solenoid। तो सोलेनॉइड के बीच में आपको मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करना है। एज वी हैव स्टडीज और
already that magnetic field at the center or inside the solenoid is mu naught n I. तो सबसे पहले तो यहाँ पे अगर करंट की डायरेक्शन अगर दो लेयर में अपोजिट है तो इसका मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट रहेगी. आई रिपीट वंस अगेन कि दो लेयर्स हैं, दोनों लेयर में करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, ये गिवन है, और इसीलिए जो मैग्नेटिक फील्ड है प्रोड्यूस ड्यू टू करंट इन टू लेयर्स विल बी अपोजिट. और अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर अपोजिट है इसका मतलब हम लोग इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे. So direction of magnetic field due to both the layer is opposite as the direction of current is opposite. So the net value will be B1 minus B2. तो जैसे हमने कहा कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट N1 I ये होती है. तो नंबर ऑफ फर्स्ट टर्न एंड उसमें फ्लो होने वाला करंट और सेकंड टर्न और उसमें फ्लो होने वाला करंट. अगेन हमें पता है कि स्मॉल n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स होता है पर यूनिट लेंथ. तो n कैन बी रिप्लेस एज कैपिटल N बाय L. जो सॉलिड है उसकी जो लेंथ है वो सेम है, मतलब यहाँ पे अगर ये सॉलिड है तो यहाँ पे दो लेयर्स हैं, ये पहली लेयर पकड़ लेते हैं और ये दूसरी लेयर, तो लेंथ जो है वो सेम है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे L1 L2 नहीं लिखा है. नाउ म्यू नॉट I और L इसको कॉमन ले लिया तो मुझे मिलेगा N1 माइनस N2. और हमें पता है कि N1 की वैल्यू यहाँ पे 50 थी और N2 की वैल्यू 40 और म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷. करंट जो था वो 3 एम्पियर था और लेंथ जो थी यहाँ पे लेंथ गिवन थी 0.1 मीटर. तो ये वैल्यू सभी रिप्लेस करने के बाद हम लोग को ये बाय यूजिंग लॉग टेबल या फिर बाय सिंपल कैलकुलेशन वी कैन गेट दिस वैल्यू. यहाँ पे वैसे लॉग टेबल की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि 50 माइनस 40 इज़ 10 और मैं अगर यहाँ पे एक पॉइंट अगर शिफ्ट कर देता हूँ तो उस 10 को मैं 100 लिख सकता हूँ. 100 मतलब 10⁻², 10⁻⁻7 और +2 मतलब -5 हो जाएगा और 3 इंटू 4 मतलब 12. तो इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलती है यहाँ पे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. A closely wound solenoid 80 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज़ 5 लेयर्स. यहाँ पे नंबर ऑफ लेयर्स 5 है और 80 सेंटीमीटर लॉन्ग सॉलिनॉइड है. यहाँ पे L की वैल्यू ऑफ वाइंडिंग ऑफ 400 टर्न्स ईच. 5 लेयर जो है तो उसमें से हर लेयर में नंबर ऑफ टर्न्स कितने 400 है. तो डायमीटर ऑफ सॉलिनॉइड इज 1.8 सेंटीमीटर. इफ करंट कैरिड इज 8 एम्पियर एस्टिमेट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिनॉइड. और सेकंड दिया है एक्सियल एंड पॉइंट ऑफ द सॉलिनॉइड. तो सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ डेटा हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं. तो पहला हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इनसाइड द सॉलिनॉइड. नाउ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिनॉइड इज म्यू नॉट N I एंड N मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, राइट. यहाँ पे स्मॉल n जो होगा विच इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स 500 नहीं होंगे क्योंकि अगर यहाँ पे 400 नहीं होंगे क्योंकि 400 टर्न्स ये एक लेयर के, लेकिन ऐसे यहाँ पे 5 लेयर है, मतलब ये हो जाएगा 400 इंटू 5 दैट इज 2000. तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे 2000. अगेन सिंपल कैलकुलेशन 4 पाई इंटू 10⁻⁷ दैट इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट. N 2000 आ गया था. करंट यहाँ से 8 एम्पियर फ्लो हो रहा है और जो लेंथ है वो है 80 सेंटीमीटर, मतलब 80 इंटू 10⁻⁻². तो सिंपली वी कैलकुलेट दिस वन. यहाँ पे भी लॉग टेबल की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो. सो फाइनली आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू वी हैव 8 पाई इंटू 10⁻³ टेस्ला. अब यहाँ पे अगर देखो हमने मैग्नेटिक फील्ड 5 लेयर होने के बाद भी किसी का भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन सेम है. कुछ भी अगर मेंशन नहीं है इसका मतलब करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है. लेकिन पहले प्रॉब्लम में मेंशन था करंट अपोजिट है, मतलब डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट है, मतलब दे ट्राई टू कैंसल ईच अदर. नाउ थर्ड न्यूमेरिकल अगर देखते हैं. So a straight long solenoid is produced, magnetic field B at its center. If cut into two equal parts and same number of turns on the one part is in double layer, then find the magnetic field produced by new solenoid at its center. क्वेश्चन का मीनिंग अगर समझना है तो देखो फिर से एक बार. एक स्ट्रेट लॉन्ग सोलेनॉइड है
जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है बी, अगर हम लोग उसको कट करते हैं दो इक्वल पार्ट्स में एंड सेम नंबर ऑफ द टर्न्स, मतलब पहले समझो अगर 100 टर्न्स है तो उतने ही टर्न्स अगर हम लोग उन ऑन द वन पार्ट इन डबल लेयर, समझो कि एक सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ L है और वहाँ पे टोटल टर्न्स है 100। अब मैंने अगर उसको काट दिया बीच में से तो एक पार्ट में कितने टर्न बचेंगे 50, दूसरे पार्ट में कितने बचेंगे 50। लेकिन इनका बोलना ये है कि वो जो 50 है वहाँ पे फिर से मैं टोटल टर्न्स उतने रखना है मुझे, नीचे में 50 टर्न्स रहेंगे और फिर से 50 हम लोग उसके ऊपर ऊन कर देंगे, राइट। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कितनी रहेगी? सो द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय लॉन्ग सोलेनॉइड इज B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। मैं थोड़ा सा पीछे के स्लाइड में चलता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में हमको दो क्वेश्चन पूछे थे, इनसाइड द सोलेनॉइड और एक्सियल एंड पॉइंट ऑफ द सोलेनॉइड। तो यहाँ पे हमने इनसाइड द सोलेनॉइड फाइंड किया बट एक्सियल पर फाइंड नहीं किया, बट स्टिल इट इज इजी एज वी नो द मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ द सोलेनॉइड इज हाफ दैट ऑफ द इनसाइड। तो इनसाइड में जो वैल्यू हमने फाइंड की है 8 पाई, उसका हाफ हम लोग फाइंड करेंगे विच इज इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -3। सो ये वैल्यू हो जाएगी एट द एंड ऑफ द सोलेनॉइड, राइट। तो ये थोड़ा पेंडिंग था, चलो कंटिन्यू करते हैं अभी। सो द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द लॉन्ग सोलेनॉइड इज म्यू नॉट एन आई, ये हमें पता है। यहाँ पे n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सिंस द सेम नंबर ऑफ द टर्न वुड ओवर हाफ लेंथ, मतलब लेंथ यहाँ पे हाफ हो चुकी है बट नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे सेम है। आई अगेन रिपीट कि एक सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ L अगर है, वहाँ पे समझो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर 100 है तो उसको कट करने के बाद लेंथ हाफ हो जाएगी बट मुझे टोटल टर्न्स उतने ही रखने हैं, 100 टर्न्स ही रखने हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स सेम है बट लेंथ क्या हो जाएगी, वो भी हाफ हो जाएगी यहाँ पे। सो लेंथ को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे L/2 दैट इज हाफ ऑफ ओरिजिनल लेंथ। एज वी नो कि नंबर ऑफ टर्न्स उतने ही थे तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, यहाँ पे ऊपर जाएगा तो मुझे मिलेगा फॉर्मूला 2 टाइम्स म्यू नॉट एन आई अपॉन L। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड व्हेन बिफोर कटिंग द सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड को कट करने के पहले ये वैल्यू थी जो हमें मिली थी यहाँ पे B में, या फिर B गिवन था। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब जब मैं सोलेनॉइड को दो पार्ट में कट कर देता हूँ और उसकी जो टोटल लेंथ है वो सेम रख देता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डबल हो जाएगी। मतलब फिर से एक बार कि टोटल सोलेनॉइड को अगर हम लोग कट कर देते हैं और नंबर ऑफ टर्न्स को अगर हम लोग सेम रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी डबल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, find magnetic field at axial point P of solenoid shown in figure where turns density n and current through it is I। turn density का मतलब होता है number of turns per unit length, और we can say number of turn per unit length is also called as turn density। मतलब n is equals to हो जाएगा number of turn per unit length is called as turn density। So magnetic field at point P due to finite length of solenoid is, क्योंकि यहाँ पे आपको फाइनाइट लेंथ के लिए पूछा है, एक सोलेनॉइड जिसकी लेंथ फाइनाइट है, तो हम लोग बायोट-सेवर्ट्स लॉ का यूज़ करके ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं और वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। जैसे कि हमें पता है कि ये जो एंगल है ये एंगल हमको परपेंडिकुलर के साथ लेना होता है। यहाँ पे रिमेंबर दिस वन, यहाँ पे भले 60-30 दिया है और हमने 60-30 ही लिखा है, जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 60 है, मैंने 60 लिख दिया, 30 है 30 लिख दिया, तो ये यहाँ पे ये एंगल्स नहीं है, हमें एंगल फाइंड करने होते हैं विद दिस परपेंडिकुलर। तो ये एंगल मिलेगा मुझे, क्योंकि ये 30 है, ये मुझे मिलेगा 60 और ये यहाँ पे 60 है, तो ये एंगल मुझे मिलेगा यहाँ पे 30। तो यहाँ पे थीटा 1 हमने 60 रखा है और थीटा 2 30। तो साइन 60 हमें पता है √3/2 होता है और साइन 30 होता है 1/2। डिनोमीटर सेम है, हम लोग इसको एक ही बार लिखने वाले हैं और न्यूमरेटर का सम कर देंगे। सो यहाँ पे मुझे मिलेगा √3 + 1 / 2 और 2 2 = 4। तो फाइनली हमें मिलेगा ये
आंसर दैट इज म्यू नॉट एन आई बाय 4 ब्रैकेट में √3+1। तो दिस इज सिंपल न्यूमेरिकल ऑन सोलेनॉइड। तो इस टाइप के आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो बाय रिमेम्बरिंग द फॉर्मूलाज। थैंक यू।